अस्सलामुअलैकुम गुले चारू का माशू में होस्ट मोमल ज़ैनब वशद कना शुमारा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूची में सरहालन बिस्तो शशमी आइनी तरमीम बिल JUI सेनेटर निमगचा तजवीज़ कोतगी तरमीम अगोशगुतै के सूद जनवरी 2020 अशदा मुल्क च सरजमा हलास कनक भी तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट हवार आला अदालता जजेज तैनाती दरगता आर्टिकल 175A रद्द बदल कनक बुतै सुप्रीम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस से अलावा सुप्रीम कोर्ट 4 सीनियर जजेस हवार 4 अरकान पार्लियामेंट हम कमीशन बाहर बाम ऐशा यक सेनेटर और यक रुकन कौमी असम्बली नाम वजीर आजम जबकि यक सेनेटर और यक रुकन कौमी असम्बली नाम कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर दंते जजेस तकर्रुरी दरगता पार्लिमानी कमेटी 12 बास्कबा ईशांचा अश्ते सियादी कौमी असम्बली जबकि 4 ताल्लुक सेनेटर छवि आईनी तरमीम में रेदा सुप्रीम कोर्ट सीनियर जजेस बतौर चीफ जस्टिस तैनात करेंगे बजाय से नाम हमें पार्लिमानी कमेटी अदाम ये पार्लिमानी कमेटी देम दया और 12 रुकनी कमेटी ये नाम यक नामे बतौर चीफ जस्टिस तैनात करेंगे सिफारिश काम आइए पद वजीर आजम हमें नामे सर इतफाक कना ना सदर नोटिफिकेशन शिंक करने की सिफारिश करते सेनेटर मंजूर शुदा ई बिल हम गोशक बुतक के चीफ जस्टिस से ओहदा मुद्दत मुलाजमत 6 साल वास्ता भी अगर कोई चीफ जस्टिस से हमें नियामावती रिटायरमेंट उम्र यानी के 65 साल दा सरबिते गुड़ाहम अल्लमी के आवती 6 साल जो बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर मुद्दत इशिया पूरा बेकनते ये बिल्ला हम टहन गुतक के अगा हाई कोर्ट कोई जज कारकर्दगी बेहतर न बीते गुड़ा सुप्रीम जुडिशल कमेटी जो कौंसिल है हमा जज वती कारकर्दगी बेहतर करेंगे वास्ता वहदा अगा टहीनते की मुद्दत हाई कोर्ट जज्जा वदी कारकर्दगी बेहतर न कुत गुड़ा ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिलर होते जबकि कौंसिल जजेस कारकर्दगी चारों टप्पा वास्ता अलग जो कवायद जवाबित बा ये भी जोड़ बनते ये बिल सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस जुरगे जो इख्तियारात आकमो महदूद को तगा और मौजूदा कानून 184 सब क्लॉज जो 3 आये तरमीम कनक बुतक ओगोशक बुतक के सुप्रीम कोर्ट कोई मामले या नोटिस जोत न का बिजा के अस्कुत नोटिस जोत न का ना कोई इदारा हाँ डायरेक्शन दात का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट रेदा सुप्रीम कोर्ट जजेस से रुकनी बिजा के से बास की कमेटी नोटिस जूरत या नजूर के बाबता फैसला का अगर सुप्रीम कोर्ट समझी कि हाई कोर्ट जेर समात मुकदमे इंसाफ जो तकाजे हैं या जो ये तकुपाना दा आ सरजम नबू गया गुड़ा हमा मुकदमे दूमी हाई कोर्ट देम दंते हमें वड़ा आइन आर्टिकल 199 क्लॉज 1 हम तरमीम कनक बुतक और नू शिक 1A अगोशक बुतक के हमा के हाई कोर्ट अस्कुट नोटिस जूरगे दरगत के नू हाई कोर्ट हिच बर अस्कुट नोटिस जुर्त नका इदारा हिच हिदायत हम दात नखना हमें वड़ा आइन आर्टिकल 203D तरमीम कनक बुतक चरिशी रेदा नु हमक अपील हम ग्रेंची आला अदालता 12 माए तहा गिशुगिवार कनक आयना गिशीनक आइए पाबंद बीते बिस्तो शशमी आईनी तरमीम में जो आर्टिकल 191A गीशी कनक बुता या कि एक्स्ट्रा 191 ऐड कनक बुता कि नो की आर्टिकल आईने बेंचानी जोड़ करने के दरगत है आईनी बेंचानी कच्चों के साथ बिजके आईनी तादाद और मुद्दत फैसला सुप्रीम जुडिशल कमीशन करते जुडिशल कमीशन हमा आईनी बेंचा दुराही सूबहानी नुमाइंदगी या यकीनी जोड़ का और बिल्ला हम गोशक बुता के आईनी बेंच गौरा मौजूदा इख्तियारात हेच दूमी बेंच दसमानजनी कुतनकना जजेस तैनाती दरगता जुडिशल कमीशन अबू की कार्रवाई इन कैमरा बा भले आई रिकॉर्ड अल्लमा इरकनक बीते
ए बुता के 26वीं आईने आर्टिकल जो बुता ये तरमीम कनक बुतगा इसी सरमा शुमारा कमो ब्रीफ कोती के ये तरमीम ची बुता कुजाम कुजाम हिस्साना तरमीम कनक बुता मोस्टली में गेंदे के जो भी तरमीम कनक बुतगा जुडिशल सेक्शन है बुतगा अस्कोट नोटिस जो जूरगे इख्तियारात बुतगा आ महदूद कनक बुतगा और हाई कोर्ट अच्छी वो बिल्कुल ही ख़त्म कनक बुतगा नू तीसरा में दिसे के चीफ जस्टिस वत कोई भी मामला है सर अस्कुत नोटिस जोड़ता कोई भी इदारा तवार कोता जवाब तलब कोतगे अनु बले ई बीत नका लाजमी के 6 जजेस इसी सरा मंजूरी विदियन थे और 6 जजेस उर्बा ये फैसला करना कि अस्कुत नोटिस जूरक भी नबी दूमी में गेंदे के मुद्दत मुलाजमत ए भी बाज़ एक अहमी पॉइंट है मरूची में गपोत्रान करनी ये दरगत में डिफरेंट तकोपाना चे और जुडिशरी चे ताल्लुकदारों के मर्दों में गुमाई प्रोग्राम में मौजूद बा वाहदा हमारा इम्तियाज़ गुल सीनियर तज्जियाकारा ज्वाइन कोता या वशत करनी में प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सर जो आईनी तरमीम हुई 26th अमेंडमेंट हुई है इसको आप कैसे देखते हैं और जुडिशरी को बिल्कुल फोकस किया गया है जो जो तरमीम की गई हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए ओरिजिनली तो इस पे बहुत सारा तरमीम ये करना चाह रहे थे लेकिन मेरे ख्याल है बाद में मौलाना फजल रहमान और पीटीआई कुछ शायद पीपल्स पार्टी वाले भी उसकी राह में आ गए। तो अभी जो तरमीम बुनियादी तौर पे हुई है उसके 2 अहम तरीन पहलू हैं। एक तो ये जो तमाम तर अदलिया को बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म और उनके मातहत पार्लिमानी कमेटी के मातहत कर दिया गया है। यानी तमाम तर आला सतही अपॉइंटमेंट्स हैं, तैनातियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसमें बराह रास्त वज़ीर आज़म का किरदार होगा, पार्लिमानी कमेटी होगी जो और जुडिशल कमीशन होगा और ये तमाम तर जो है उसका करता धरता बुनियादी तौर पे वो यानी वज़ीर आज़म को अदालती इख्तियारात से बरतर कर दिया गया है। दूसरी उसमें बात यह है कि वज़ीर आज़म को अदालती रिव्यू से मुबर्रा कर दिया गया। यानी वज़ीर आज़म सदर को किसी भी अहम कौमी मसले पे अगर कोई मशवरा देंगे, किसी को डिसमिस करने का, किसी को नौकरी से निकालने का या मुअत्तल करने का या कोई नई तैनाती, वो फैसला अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकेगा। तो इस तरह इन्होंने काजी फैज़ीसा साहब और अपने आईनी अदालत के सिलसिले में जो काम शुरू किया था वो तो ना हो सका, लेकिन ये 2 काम ज़रूर हो गए हैं और इस तरह वज़ीर आज़म को तमाम तर इख्तियारात अमलन मिल गए हैं और जाहिर है उसको वकला की अक्सरियत ने कबूल नहीं किया है और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने भी इस पर खासी तनकीद की है और कहा है कि इससे अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया है। जी सर, हुकूमत को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमारे आइन में तरमीम की ज़रूरत है या जो जुडिशरी है उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? बस हुकूमत का ख्याल था, ये जो हमारे हुक्मरान तबका है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे मुस्लिम लीग है, उनका ये ख्याल था कि अदलिया काफ़ी मुंहजोर हो गई है और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फैसले ले रही है और इनका ये भी ख्याल था कि बुनियादी तौर पे इस अदलिया में ऐसे जज हैं जो उनकी मुखालिफ जमात यानी पीटीआई के हमदर्द मालूम होते हैं, लिहाजा उनको साइड लाइन करने का, उनको न्यूट्रलाइज करने का यही तरीका है कि आप तमाम तर काम आप पार्लियामान के ज़रिए कर दें। हालांकि इन अदालतों में 2007-8 के बाद से ऐसे जज बेशुमार थे जो पीपल्स पार्टी के हामी थे या जो मुस्लिम लीग के लगाए हुए थे, लेकिन अब चूँकि एक ऐसे जमात के हामी जजों की अक्सरियत हो गई थी जो इनकी मुखालिफ है, लिहाजा इन्होंने समझा कि एक ऐसी तरमीम कर ली जाए जिसमें पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को बालादस्त करार दे दिया जाए। जी सर, आज हमने बैरिस्टर गौहर साहब को कहते हुए सुना, उनका कहना था कि ये तरमीम से नुकसान पीटीआई को नहीं पाकिस्तान को हुआ है, तो वो किस नुकसान की जो है वो बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है तो बड़ी वाज़ेह बात है कि अदलिया रियासत का एक अलहदा सुतून है। इस तरह यानी मुकानना है, कानून बनाने वाली पार्लियामेंट है, इस तरह एग्जीक्यूटिव है, इंतज़ामिया
तो उसके साथ अदलिया जो है तीसरा सुतून है। अब अगर अदलिया की आज़ादी को महदूद कर दिया जाए, उसके अंदर तैनातियाँ, बरतरफियाँ, वो तमाम तर पार्लियामेंट के या वज़ीर आज़म के रहम करम पे हों, तो उसमें ज़ाहिर है अदलिया की आज़ादी सल्ब होगी। और यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर बैन अक़वामी जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी एतराज़ कर रहे हैं। जी सर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यही हर वक्त रहेंगे और ये इक़्तिदार में रहेंगे, तो इसका नुकसान बाद में इनको नहीं होगा जब ये इक़्तिदार से दूर हटेंगे, दूसरे लोग आएंगे? तो इस तरह के अमेंडमेंट को आप नहीं समझते कि इस ज़रूरत नहीं थी? दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अस्कुत नोटिस लेने के भी जो इख्तियारात हैं वो भी एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो बैन अक़वामी कानूनी माहिरीन हैं उनको भी यही एतराज़ है कि चाहे अस्कुत नोटिस वाली बात है, चाहे जुडिशल कमीशन के ज़रिए तैनाती की या बरतरफी की बात है, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए जो तरीक़ेकार तय किया गया था 2008 में उसकी बात है। ये तमाम इख्तियारात अब अदलिया से ले लिए गए हैं। और बुनियादी बात है कि जो लोग हुक्मरान होते हैं, जिस वक्त इक़्तिदार में होते हैं, उन्हें बात की फिक्र नहीं होती। वो सोच, अक्सर हमने तारीख में देखा है कि वो सोचते हैं कि देखा जाएगा जब मौका आएगा, अब वही काम कर लिया जाए जो हमें सूट करता है। तो मौजूदा हुकूमत ने और मौजूदा जो हुकूमत के सहूलतकार हैं, उनके जो पीछे हैं, उन्हें ये तरमीम सूट करती थी इस हालत में, लिहाजा उन्होंने कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलचार का इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तजियाकार महगुमा गपुत्रान कनगुता अगुशी वादे आमा मर्दम हुक्मरान इक़्तिदार अबा आ रंदे फ़िक्र नकन कि आमा के तरमीम या आमा के नूकी कानून मा आर्तगे रंदा जब माँ इक़्तिदार अच्छी दूर का आइए ची असरात मैं इस तरह बनती इधर ज़रूरी गुलराज में वंडी ब्रेक ब्रेकअप जुडिशरी अच्छी ताल्लुकदारों के मर्दम मारा ज्वाइन करन थी मैं गुमा बे भाई। वशित करें अक्रंदी पदा गुलिचारुख में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 26 अमेंडमेंट सरमा गपुत्रान करने गई सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल साबिश में गपुत्रान निश्कोता ई वाहदा हमारा बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अफजल खान साहबा ज्वाइन कोता एडवोकेट आइए वशित करें में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। अफजल साहब, आप कैसे देखते हैं इस तरमीम को जो 26th अमेंडमेंट किया गया है और उसमें ज़्यादा फोकस जुडिशरी पर किया गया है? आप बतौर एडवोकेट, बतौर एक कानून के जो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइव लिया। इसमें आईनी तरमीम एक ऐसे वक्त में और ऐसे हालात में लाया गया है जिसमें हम समझते हैं कि बलूचिस्तान, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई दर्दनाक हालात है। और इन हालात में ऐसा आइन लाया गया है जिसमें आइन का ये तकाजा है कि लोगों के मंशा के मुताबिक उसमें तरामीम की जाए। ये चूंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के दरमियान, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को छेड़ने के लिए या उसमें तरामीम करने के लिए तो लोगों का फीडबैक जरूरी है और लोगों की विल जरूरी है। यहाँ पे ना तो लोगों के विल का ख्याल रखा गया है और ना ही इसका बुनियादी चीज का ख्याल रखा गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके अंदर जुडिशरी एक अलग से पिलर है और वो अलग ही परफॉर्म करती है। वो किसी के न ताबे रही है, न कानून और आइन उसको किसी के ताबे रहने देती है। यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी है, जिसमें हमारे हाई कोर्ट्स है और हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उनको अपने ज़रियाता या उनको अपने दस्ते के नीचे लाने के लिए पार्लियामेंट ने एक ऐसा काला कानून पास किया है जिसमें ना रिवायात का ख्याल रखा गया है, ना आइन और कानून का ख्याल रखा गया है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे का ख्याल रखा गया है। ये एक ऐसा कानून पास हुआ है जिससे तमाम लोग, पाकिस्तान के जितने भी अवाम है, ये सब इससे मुतासिर होंगे। इसलिए हमने इसको ना सिर्फ रिजेक्ट किया कि ये विल ऑफ द पीपल नहीं है, दूसरा इसको जिस तरीके से लाया गया है वो इंतहाई काबिल एतराज है। तीसरा, इसके अंदर जिस असेंबली ने इसे पास किया है वो असेंबली भी अंडर क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। ना ही हमारा पार्लियामेंट, दोनों ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी दोनों मुकम्मल भी नहीं है,
मुकम्मल ना होते हुए ऐसा कानून लाना और फिर उसको पूरे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत करना, हम इसे एक काला कानून कहते हैं और हम इसे यकसर मुस्तरद करते हैं। अफजल साहब, ऐसी बातें भी उठ रही हैं कि इस आइन की जो तरमीम हुई है उसके खिलाफ तहरीक भी चलाई जाएगी। इस हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें। जी, इसमें हमारे कोऑर्डिनेशन है हमारे पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी, जो हमारे अहदेदारान हैं, तमाम बार एसोसिएशन, जो हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स है, प्रोविंशियल बार काउंसिल, और इसी तरह हमारे वफाक की सतह पे जो हमारे बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, जो कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और हमारे साबिक सदूर, इसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम इंशाल्लाह कंस्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे और उसके अंदर अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। और इसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम ये किसी सूरत भी तस्लीम नहीं होने देंगे। अगर ये तस्लीम हुआ और ये लागू हुआ तो ये हमारी जुडिशरी की बुनियादी हालत, जो टूटी फूटी जुडिशरी हमारी है, उसको भी खत्म करके रख देगा। इसके लिए हम तहरीक इंशाल्लाह जरूर चलाएंगे। अफजल साहब, हम देखते हैं कि हाई कोर्ट्स के भी जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल महदूद कर दिए गए। वो किसी इदारे को हिदायत नहीं दे सकते या जवाब तलब नहीं कर सकते। तो इस तरह से इंसाफ कैसे होगा कि अगर किसी इदारे के खिलाफ कोई दरख्वास्त आती है तो क्या हाई कोर्ट्स उससे सवाल भी ना पूछे? यही इसके अंदर सबसे, एक तो आपने उसको स्टेटस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, और फिर उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मामला के अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते। और जो इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस बना दिया गया, उससे मेरे ख्याल में जो हमारे सेशन जजेस है वो उससे बेहतर फुटिंग पर है। कम से कम उनका जो एहतसाब हो रहा है या उनका जो एवेल्युएशन हो रहा है वो जजेस कर रहे हैं, हमारे हाई कोर्ट्स कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है उनको ऐसे लोगों के ताबे कर दिया गया जिसको कानून की अदराक ही नहीं, जिनको कानून के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और उससे तमाम तुरे इम्तियाज ये कि तमाम इख्तियारात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मोस्टली होते ऐसे कि पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान के मामलात होते हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान मामलात में गवर्नमेंट अपने लिए खुद मुंसिफ चुन रही है कि मेरे फैसले ये करेंगे, तो फिर उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा पाकिस्तान उससे अंदाजा लगा सकता है कि उसकी क्या असरात मुरतब होंगे। जी सर, असखुद नोटिस के लिए भी बहुत महदूद कर दिया गया है। असखुद नोटिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी वजह से चीज़ें, जो मामलात बहुत लंबे अरसे या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकते हैं, असखुद नोटिस के ज़रिए उन पे ज़रा काम जल्दी होता है। तो इसको क्यों आप देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं कि इस पे तो बिल्कुल हाई कोर्ट्स में तो बिल्कुल पाबंदी कर दी गई है कि वो असखुद नोटिस ही नहीं ले सकते? इसमें अगर देखा जाए तो हमारे मुल्की हालात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो गवर्नमेंट में इसमें ये चालाकी की है कि एक तो गवर्नमेंट का प्रेशर, इदारों का प्रेशर, आम पब्लिक अपने मफादात और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपने राइट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट बहुत कम आते हैं या सुप्रीम कोर्ट बहुत कम जाते हैं। उनके ऊपर प्रेशर ही इतना होता है कि वो खुद आ ही नहीं सकते आगे। तो उसके अंदर जजेस ये महसूस करते थे कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है, इसको असखुद नोटिस के जरिए ले लेते थे। और असखुद नोटिस में दो चीजें हैं, एक वो जो किसी इंफॉर्मेशन के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसकी जुरिस्डिक्शन अपनी इन्वोक करते थे और उसको मामले को टेकअप करते थे। दूसरा एक और भी मामला इसके अंदर डाला गया है, वो ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करते हो तो कोई भी लिटिगेंट जब आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन इस बुनियाद पे फाइल करते हैं जो उसके पास मालूमात है, जो हमेशा महदूद होती हैं। उसके अंदर पिटीशन हम फाइल करते थे और पिटीशन में एनी अदर रिलीफ हम मांगते थे कि अगर सरकमस्टांसेस के मुताबिक मेरा कोई और रिलीफ बनता है तो वो दिया जाए। यहाँ उसे भी रिस्ट्रेन कर दिया, जो एप्लीकेशन में लिखा होगा उससे आप दाएं बाएं नहीं जा सकते हैं। अब अगर किसी का राइट बनता भी है उसको भी आपने इन्फ्रिंज कर दिया, उसको भी आपने लिमिटेड कर दिया। यानी हमारी जुडिशरी के हाथ पांव बांध दिए, सिर्फ इसलिए बांधे कि हमारे खिलाफ कोई डिसीजन ना आ सके, हमारी मंशा के खिलाफ कोई डिसीजन ना आ सके। ठीक, अफजल साहब, ये इसके असरात क्या होंगे आने वाले दिनों में इसके, और सबसे मेजर जो इफेक्ट्स हैं या इफेक्टीज हैं वो कौन होंगे? कोई भी माशरा, किसी भी माशरे की बुनियाद जो है वो इंसाफ पर मबनी होती है। इंसाफ पर कोई भी माशरा खड़ा होता है। जब किसी माशरे में इंसाफ ही ना रहे, किसी मुल्क में इंसाफ ही ना रहे और किसी को ये तवक्को ही ना हो कि मुझे इंसाफ मिल सकता है, फिर उसमें तो एक ही चीज रह जाती है और वो अनार्की की तरफ मामला चले जाते हैं। फिर बजोरे बाजू लोग खुद अपने मामला अपने हाथ में ले लेंगे। ये इंतहाई खतरनाक सिचुएशन होगी, इंतहाई खतरनाक सूरत, और इसके असरात पड़ेंगे ही डायरेक्ट
डायरेक्ट पब्लिक पे पड़ेंगे। गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ने तो खुद को सेव कर लिया है कि मेरे जजेस जो मैं अपॉइंट करूंगा, जो बंदे मैं लेकर आऊंगा वही मेरे फैसले करेंगे। वो जब फैसले करेंगे तो लाजमी बात है उनके मफादात को मद्देनजर रख के करेंगे। इससे मोस्टली जो इफेक्ट हो रहा है वो जनरल पब्लिक को हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैगुमा गपुत्रान कन गया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अफजल खान साहब आइए गोशक बुता ये जो तरमीम करक बुता इसे सीधा सीधा पब्लिक इफ़ेक्ट बीते और जो गवर्नमेंट ही वती जज वती जैसे फैसला कनो का गिचेन कंती गुड़ा आइए खिलाफ कुजा कोई कार्रवाई बीती है, आइए खिलाफ कुजा कोई एक्शन जूरक बीते। गुलेचारू का ये वाहदा हमारा ज्वाइन को था बलूचिस्तान बार कौंसिल सदर राहिब बुलैदी साहबा आइए गुमा गपुत्रान कनी और जोस कनी आई तरमीमा चोचारी। अस्सलाम वालेकुम वाजा। वालेकुम सलाम। बुलैदी साहब आप कैसे देखते हैं इस तरमीम को जहां पर कानून भी खुद हुकूमत है, कानून के जो रखवाले हैं वो खुद वही हुकूमत है और जो फैसला करने वाले हैं वो भी हुकूमत के लाए हुए लोग होंगे? सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि बलूचिस्तान की तमाम बार बॉडीज और पाकिस्तान भर की तमाम बार बॉडीज हमने जो मौजूदा आईनी तरमीम थी हमने सब ने मुश्तरका तौर पर उसको मुस्तरद कर दिया था। इस हवाले से हमारे बहुत बड़े प्रोग्राम हुए थे। लाहौर के अंदर हमारा बड़ा कन्वेंशन था, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, और तमाम बार एसोसिएशन ने मुतलका ये जो मौजूदा तरामीम था हमने इसको मुस्तरद कर दिया था। हम समझते हैं कि ये जो मौजूदा तरामीम है ये आज़ाद अदलिया की कदगन लगाने की मुतरदत है और ये जो हुकूमत है वो अपना मनपसंद फैसला चाहता है। बदकिस्मती से यहाँ पे जो आईनी तरामीम की ली है, जो कल जो हमारे सामने यहाँ पे आया था, रात की तारीकी में, तारीकी रातों में अरकान पार्लियामेंट को अगवा करके उनको बंद किया गया, उनको दौस धमकी दी गई। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो काजी फाइसा जिसकी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्हें जुडिशरी की तारीख में एक बदनुमा दाग के तौर पर उभर के सामने आए। उन्होंने 63A के रिव्यू पिटीशन को अलाउट करके एक हार्ड स्टेडिंग की जो रास्ता दिखाया था। इस हार्ड स्टेडिंग की वजह से ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, मैं समझता हूँ ये तो ना अवाम का आईनी तरमीम है, ना वकला का आईनी तरमीम है, ना किसी सियासी जमातों का आईनी तरमीम है, ये मखसूस लोगों का और मखसूस एजेंडा का आईनी तरमीम है। इससे कबल मार्शल में ये होता था कि वो जो जनरल का जो चेहरा था खुद आवाम के सामने होता था, वो आइन को मसक करके LFO और PCU के जरिए वो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए वो अपना मनपसंद जज लाते थे, आइन मुतल रहता था। आज वही चेहरा है लेकिन उन्होंने सामने किसी और को किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा तरामीम है ये किसी भी सूरत में ना आवाम का तरामीम है, ना वकला ने इसको सपोर्ट किया है, ना ही मेंबरान पार्लियामेंट ने इस पर बहस की है। बदकिस्मती से ये पहला तरामीम है जो मेंबरान पार्लियामेंट को भी छुपाया गया। मेंबरान पार्लियामेंट को बाकायदा अंदर वहाँ पे पूछा गया और घसीटा गया, उनको बोला भी आप सिर्फ हाथ खड़ा कर दें और इस तरामीम को सपोर्ट करें। होना तो ये चाहिए था कि ये अब आईनी तरामीम में मेंबरान पार्लियामेंट बहस करते, अवाम में आता, बार एसोसिएशन में आता, वकला के पास आता, बार कौंसिल में जाता, तब जाकर हम समझते थे कि ये कोई आईनी तरामीम है। तो इस किस्म के आईनी तरामीम को, हुकूमत की आईनी तरामीम को, एस्टेब्लिशमेंट की आईनी तरामीम को वकला ने मुस्तरद कर दिए। जी सर, जो हम देखते हैं कि बतौर बलूचिस्तान बार कौंसिल के सदर बलूचिस्तान में आप समझते हैं किस तरह के इसके असरात होंगे? और हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी ने इसको वोट कर दिया है लेकिन BNP की जानिब से काफ़ी इसको अपोज किया गया और बिलाखिर उनसे भी जो है वोट ले लिया गया और आज हम देखते हैं उनके इस्तीफ़ा देने का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में इसके क्या असरात देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि सिर्फ बलूचिस्तान को छोड़े पूरे पाकिस्तान में इसके मनफी असरात होंगे। पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में पहला वो बलूचिस्तान का पाकिस्तान की अदालती निज़ाम होगा जिसमें हुकूमत खुद जाकर जो है ना वो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन करेगी। यहाँ पे आइन वाज़ेह था, जो सीनियर जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा। अब 3 जज पार्लियामेंट कमेटी सेलेक्ट करेगा। सबसे पहले जो भी अच्छा भी जज भी होगा, अगर किसी भी पार्टी का अगर मेंबरान उसको सपोर्ट करें, अगर 3 नामों अगर हमारे सामने आ गए हैं इस वक्त, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस यहया आफरीदी साहब, अगर कोई भी सियासी जमात, अगर पीपल्स पार्टी ये कह ले कि मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस बनाया जाए तो कल मुनीब अख्तर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगेगा ये पीपल्स पार्टी के जज है। कल अगर नून लीग बोले कि यहया आफरीदी को लिया जाए, अगर यहया आफरीदी अच्छा भी होगा तो लोग ये कहेंगे भाई ये तो नून लीग की चीफ जस्टिस है।
और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो सियासी अपॉइंटमेंट है ये अब अदालतें नहीं कहलाएंगी, ये सियासी अदालतें कहलाएंगी। अब बुनियादी तौर पर जो बलूचिस्तान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है ह्यूमन राइट्स का मसला है, इंसानी हकूक का मसला है। बलूचिस्तान के लोगों में एक ही सहारा था, बलूचिस्तान के लोग हुकूमतों के पास पाकिस्तान बलूचिस्तान में जमहूरी हुकूमतें जो इलेक्शन है, आपने देखा कि कभी भी हमेशा हमारे इलेक्शन मुतनाज़ा रहे हैं। या तो नवाब सरदार जागीरदार बजुर्ग ताकत छप्पे पे आते हैं, या फिर इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट ने कमाल कर दी, जिसने 500 वोट भी नहीं लिए उनको पार्लियामेंट में आकर बिठाया गया, और 500 वोट वालों से सेनेट के मेंबरान ने आकर यहाँ पे आइन में अमेंडमेंट की है। तो बलूचिस्तान में पहले से मायूसी थी, बलूचिस्तान में पहले से महरूमियत था। बलूचिस्तान के लोग एक छोटा सा एक था वो जो लोग अदालतों की दरवाजे खटखटाते, लोग अदालतें आते थे, अब उनकी अदालतों का रास्ता भी बंद किया गया है। तो अगर जज आईनी जज होगा, अगर अब पहली दफा यही होगा कि हुकूमत के खिलाफ केस हो और हुकूमत खुद ही बेंच बनाए और हुकूमत बोले कि मेरे खिलाफ केस है और आप जज बन के मेरे खिलाफ फैसला सुनाए। तो जो 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 बेंच हुकूमत बनाएगा उसका फैसला भी हुकूमत के हक में आएगा, ना तो आवाम के हक में आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। महगुमा का पुत्रान करेंगे था बलूचिस्तान बार कौंसिल सदर राहिब बुलैदी साहब एडवोकेट। आइए गोशगुता के जुडिशरी इंडिपेंडेंसी ख़त्म करने की कोशिशें और एशिया माह मुस्तरद करें। आइए गोशगुता के बलूचिस्तान बार कौंसिल हम एशिया मुस्तरद का चुके बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है जो इससे ये मुस्तरद को था गुली रचारू का ईबूता जुडिशरी परस्पेक्टिव मदजूरी गोंडी ब्रेक अपत मारा विलाल डार साहब ज्वाइन करती आई गुमा का पुत्रान करी बल्कि आ मारा कुछ मुस्बत पॉइंट्स गुशी ये तरमी में बाबता। वशद करने गुलीराज हेखरंदी पदम में प्रोग्राम शमे वती प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 20 तो शशमी आइनी तरमी में सरमा गपुत्रान करने गए थे। ये वाहदा मारा ज्वाइन कोता बिलाल डार साहब तज्जियाकार आइए गुमा गपुत्रान के और आइए पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी क्या ये तरमीम चूचारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर ये जो आइनी तरमीम किया गया 26 अमेंडमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जुडिशरी के लोगों से मेरी बात हुई तो वो तो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए हमारी बदनसीबी ये है कि हम असल में फेवरेटिज्म का शिकार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लीडर के दौर में जो तरमीम हों, चाहे वो गलत हों या ठीक हों, वही ठीक हैं और हम उन्हीं की सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम मजहबी फिरकावारियत का मामला हो या इलाकाई तसब हो या सियासी मामलात में हो, हम बहुत बुरी तरीके से तकसीम है। अगर मैं हकाइक पर मबनी बात करूं तो दुनिया के 85 ममालिक, जिनमें यूरोप के कई ममालिक और दिगर दुनिया के तहजीब याफ्ता तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके अंदर 85 मुल्कों के अंदर यह तजर्बा बहुत कामयाबी से किया गया कि वहाँ आइनी मामलात को अदालतों में ज़ेर बहस लाने के लिए अदालती बेंच या आइनी बेंच या आइनी अदालतें बनाई गई हैं जो कि सिर्फ आइनी मामलात को उनकी प्रोसीडिंग्स करती हैं। और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि यहाँ अदालतों के अंदर सारा साल सिर्फ सियासी केस उनकी ज़्यादा समाअत होती है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं इनके बाद की अदालत की सूरत हाल या उनका जो रोस्टम है, जो उनकी लिस्ट आती है, मुकदमात की फहरिस्त आती है, जरा उसमें देखिए कि कौन से मुकदमात सबसे ज्यादा सुनेगी और सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगाया गया। उनमें तमाम वो केसेस हैं जो अदालतों में, फॉर एग्जांपल इलेक्शंस की में जो हारने वाले उम्मीदवारों ने या धांधली के इल्जाम लगाने वालों ने केस दायर किए, वो केसेस हैं। उसके अलावा जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पीटीआई के केसेस हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के केसेस हैं और मुख्तलिफ तरमीम पे केसेस हैं, कभी मखसूस नशिस्तों के केसेस हैं, कभी किसी आइनी तरमीम के हवाले से केस है, कभी आइन की हदूद की बात करने के लिए तशरीह कराने के लिए केस हैं। तो सारा साल इन्हीं केसेस के ऊपर समाअत होती है ज़्यादातर, और उसका नतीजा ये निकलता है कि जो आम फौजदारी या सिविल मुकदमात होते हैं, जो आम अवाम के मुकदमात हैं, उनकी समाअत नहीं हो पाती। मेरे पास मिसाल के ऐसी दर्जनों सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है, इसमें एक स्पेशलाइजेशन करने वाली एक डॉक्टर जिसका आखिरी सेमेस्टर 6 महीने का था और उस सेमेस्टर में उसको किसी वजह से सस्पेंड कर दिया गया, उसको बरतरफ कर दिया गया
वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उन्होंने केस दायर किया, 10 महीने के बाद फैसला हुआ जो यूनिवर्सिटी के हक में हुआ जी। उसके बाद अब 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हुई है। आज 9 महीने में एक दफा भी उनकी कोई पेशी नहीं हो सकी, तारीख ही नहीं डली। और मैं जब वकील साहब से हम पूछती है तो वकील साहब कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, कोर्ट्स इस वक्त बिजी हैं सियासी केसेस को सुनने के लिए। तो ये एक स्टोरी नहीं है, आए रोज आपने ये स्टोरियां भी सुनी होंगी खबरें कि एक शख्स को कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद हुई, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील थी या हाई कोर्ट में अपील थी, और उसकी अपील का फैसला उस वक्त हुआ जब वो उम्र कैद काट के अपने घर वापस पहुंच गया, और उसके चंद महीनों के बाद अदालत ने ये डिसाइड किया कि नहीं ये बेगुनाह है, इसको गलत सजा हुई है, इसको बरी कर दें। ऐसे दर्जनों केसेस हैं जिनका फैसला लोगों के मरने के बाद हुआ, बिल्कुल कि जी उनका जी डिसाइड हुआ। और ऐसे जमीनों के मामलात उनमें भी जिन्होंने केस किया था, दादा ने केस किया था, पोते के आगे आगे बेटे ने केस जीता। तो ये सारे मामलात जो डिले होता है इसमें एक बड़ा फैक्टर सियासी तो डॉक्टर साहब आपका कहना है कि इस तरमीम के बाद फैसलों में तेजी आएगी? मेरा ये मानना है कि ऐसे इस तरमीम से केसेस जो आम सिविल और फौजदारी मुकदमात हैं उनकी समाअत में तेजी आएगी, उनके फैसले जल्द होंगे। और यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3-4 मिलियन से ज्यादा 30-40 लाख के लगभग मुकदमात जो जेर समाअत हैं और जेर इल्तवा हैं उनके मामला जल्दी निपटाने में आसानी होगी, क्योंकि 3 रुकनी बेंच सिर्फ उस आईनी या सियासी मुकदमात को सुना करेगा और बाकी तमाम मुकदमात जो होंगे वो बाकी जजेस सुनेंगे। तो जब इनके ऊपर बर्डन नहीं होगा मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो दीगर मुकदमात हैं उनको जल्दी समाअत करेंगे और उनके फैसले जल्दी करेंगे। तो मेरी नजर में तो ये बेहतर है। हुकूमत फरीक हुई तो फिर क्या होगा? जो जजेस बैठे हुए तो वो उनके हक में फैसले नहीं करेंगे? देखिए बात ये होती है कि फिर तो हम जज साहिबान अगर जो ये सवाल उठाते हैं, जो अभी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उनकी 1-2 इत्तेहादी जमातें हैं या जो वकला साहबान ये इतराज उठाते हैं, तो इसका मतलब है वो जज साहबान की के न्यूट्रल होने पे सवाल उठा रहे हैं और पेशगी किसी चीज पे इस तरह के इल्जामात लगाना भी मुनासिब नहीं। और दूसरा मेरा उन सबसे सवाल है जिन्हें इस आईनी तरमीम पे और इस सिस्टम पे एतराज है, मेरा उनसे सवाल है कि क्या मौजूदा हुकूमत ने यहाँ सारी जिंदगी बैठे रहना है? वैसे भी पाकिस्तान की तारीख तो यही है ना अब तक कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। अल्लाह करे ये वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करें और आइंदा भी जो वज़ीर आज़म आए वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें, मेरी ये दुआ है। लेकिन क्या अगर ये वज़ीर आज़म 5 साल पूरे कर लेते हैं तो क्या 5 साल के बाद किसी और हुकूमत की पार्टी की हुकूमत नहीं आनी? क्या जब उनकी हुकूमत आएगी क्या वही इख्तियारात उनको हासिल नहीं होंगे जो आज मौजूदा हुकूमत को हासिल हैं? तो ये सिस्टम तो जाहिर बात है चीजें चलनी है इसी तरह, और कभी जो फैसले हैं किसी के हाथ में होंगे, कभी किसी के हाथ में होंगे, लेकिन जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान आएंगे उनका भी तो आखिर एक अपना एक क्राइटेरिया है या उनके अपनी एक साख है। तो मैं समझता हूँ कि वो न्यूट्रल इंशाल्लाह फैसले करेंगे और उससे बेहतरी आएगी। वैसे भी ये इतराजात करने वालों को जरा ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ हमारे मुल्क में जो अब तक की प्रैक्टिस अमूमन रही है, जिसने भी आर्मी चीफ को अपॉइंट किया आखिर में पता चला उसको ही उस आर्मी चीफ से शिकायतें हुई। बिल्कुल तो हो सकता है कि जी सर असकुत नोटिस लेने के जो इख्तियारात है वो बड़े महदूद कर दिए गए, हाई कोर्ट पे तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, इनको फिर आप कैसे देखते हैं और इसके क्या असरात होंगे आगे जाके? देखें जो असकुत नोटिस का मामला था ना वो भी आइन की रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही थी। हर चीज में असकुत नोटिस नहीं लिया जा सकता। यहाँ तो असकुत नोटिस ऐसे भी लिए गए कि कोई जज साहब गुजर रहे हैं कहीं तो रोड को अमन मान की वजह से बंद किया गया तो उन्होंने ऑफिस पहुंच के सबसे पहला काम असकुत नोटिस ले लिया। और फिर असकुत जो नोटिस लिए गए हैं अगर आप उनकी डिटेल्स उठा के देखें, जो मेरी मालूमात हैं इतलात के मुताबिक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उनके मुताबिक जो असकुत नोटिस लिए गए उनमें से बेशतर बड़ी तादाद में उनके फैसले ही नहीं हो सके हतमी। और फिर असकुत नोटिस में एक और बड़ा प्रॉब्लम ये था कि असकुत नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान लेते थे उसमें अगर किसी को उन्होंने सजा दे दी है तो उसके खिलाफ अपील नहीं थी। वो अपील कहाँ जाके करें? कोई अपील नहीं। हालांकि अपील का तो राइट हर कानून में हर जगह दिया जाता है कि एक फैसला हुआ है
अपील या नजरसानी की अपीलें की जा सकती हैं, लेकिन असुद नोटिस के खिलाफ अपील ही नहीं की। तो अब ये है कि देखें, अगर आईनी मामलात हैं, आईनी मामलात को अगर एक जज साहबान का बेंच सिर्फ आईनी मामलात को देखेगा और बाकी जो जज साहबान हैं वो मुल्क के दीगर मुकदमात जो होंगे, फौजी या सिविल, उनको देखेंगे, तो इससे जारी बात है चीजें अलग अलग हो जाएंगी और उससे जो एक हाई रोज एक बहरानी कैफियत खड़ी होती है वो खत्म हो जाएगी। और माजी के कई ऐसे फैसले हैं जिन पर तनकीद की जा सकती है, जिनमें जज साहबान के हवाले से उस वक्त की जो जमातें हैं या अभी मौजूदा जमातें हैं उनके एतराजात मौजूद हैं। ठीक है, पनामा का केस और अकामे में सजा, ये बात आपने तो बड़ी सुनी होगी और ये ऐसी नजीर पाकिस्तान के अलावा शायद कहीं ना मिली हो। और ऐसे कई केसेस हैं देखें जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को बेगुनाह फांसी दे दी गई और बाद में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड आके इंटरव्यू में माफी मांगी और उन्होंने कबूल किया कि ये फैसला हमने गलत किया है। तो इस तरह के फैसले जो हैं वो हमारे यहाँ गलत फैसले भी होते हैं, जारी बात है, गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, तो गलत फैसले भी, गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन जब दबाव वाले मामलात खत्म होंगे, आईनी मामलात अलग होंगे, दूसरे मामलात अलग होंगे, तो उससे मैं समझता हूं कि मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी और आए रोज जो सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातों के दरमियान एक फसाद की कैफियत होती है वो खत्म होगी। अब देखें, जिस पार्टी के हक में फैसला होता है वो उन जज साहबान को सबसे अच्छा, सबसे नेक और सबसे ईमानदार और सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला करार देते हैं। जब वही जज साहब किसी उसी पार्टी के खिलाफ अगले केस में कोई फैसला दे देते हैं तो वो जज साहब यहाँ बुरे हो जाते हैं। तो हमारा मसला ये है कि हमारी सियासी जमातों ने मोअज़्ज़ज़ अदलिया को, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी बहुत मुतनाज़ा बनाया है। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का, पार्लिमान का, गवर्नमेंट का नहीं, पार्लिमान का ये इख्तियार है कि वो अपनी मेजोरिटी की बुनियाद के ऊपर जो भी आईनी तरमीम करना चाहे वो कर सकती हैं और उन आईनी तरमीम का, उन अक्सरियती फैसलों का एहतराम करना सब पे लाजिम है। जब हमने एक गलत रविश अपनाई हुई है कि कोई भी कानून बना लेता है अपनी अक्सरियत पे जो जमहूरी हक है उसका, तो उसको कहते हैं नहीं जी ये बुलडोज करके बनाएगी, ये गलत बनाई गई है। तो ये चीजें हमें इन गलत मनफी रवायात को तर्क करना होगा। पब्लिक को भी चाहिए कि वो ऐसी गलत काम करने वालों की ऐसी गलत तशरीहात की सपोर्ट करके उनको तकवीयत ना बख्शें। इस तकवीयत बख्शने से मैं, आप और वो खुद सब के सब मुतासर हो रहे हैं, हमारी नस्लें मुतासर होती हैं। जी। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनली हम देख रहे हैं इस अमेंडमेंट को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, इंटरनेशनली तो किसी ने क्रिटिसाइज, मेरे नॉलेज में तो नहीं है किसी ने इंटरनेशनली क्रिटिसाइज किया। हाँ, जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, एक तहरीक इंसाफ के हामी लोग हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनका हक है। जमहूरियत में तनकीद भी होती है, इख्तिलाफ राय भी होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे बताया कि दुनिया के 85 ममालिक में अगर आईनी बेंच बन सकते हैं, आईनी अदालतें बन सकती हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती? वहां भी तो आखिर उन आईनी बेंचों को, उन आईनी अदालतों के जजों को कोई ना कोई तो अपॉइंट करता ही है ना गवर्नमेंट की अथॉरिटी। तो वहां क्या ऐसे इल्जाम लगते हैं कि जी अपने मोस्ट फेवरेट जजों को लगाया गया है या अपने मोस्ट फेवरेट बंदों को वहां पे ये चीफ जस्टिस बनाया जाता है? बात यह है कि हमारा एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने मुताला करना छोड़ दिया है, हम रिसर्च करना भी छोड़ दिया है। हम सुनी सुनाई बातों पे, हम सियासी लोगों की सुनी सुनाई बातों पे कारकुनान अवाम फौरन यकीन करके, अंधा यकीन करके और चल पड़ते हैं और उस बात पे और शिद्दत पैदा करते हैं, उस गलत बात को और ज्यादा फैला देते हैं हम लोग। तो बात यह कि अगर जर्मनी जैसा एक तरक्की याफ्ता मुल्क और यूरोप के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर ये चीजें कामयाबी से चल रही हैं, आईनी अदालतें और आईनी बेंच, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, क्यों कबाहत है? तो इस सवाल का वो फिर वही जवाब होता है, अमूमन दलील तो नहीं होती, यही होता है नहीं जी ये बायस्ड होके तो अपने मोस्ट फेवरेट लोगों को लगाया जाता है और ये तरमीम जो की गई हैं ये पब्लिक के मफाद में नहीं, हुकूमत ने अपने मफाद में, उनको ज्यादा अजीज था, उन्होंने अपने मफाद के लिए की हैं। तो ये बेसलेस बातें हैं, बेसलेस, मैं समझता हूँ ये बेवजन किस्म की दलीलें हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है। हमें अगर दुनिया के अच्छे कामों के, अच्छे तजुर्बात से हम फायदा नहीं उठाएंगे, इस्तेफादा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो क्या अगर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में 4 मिलियन के लगभग केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं बरस के,
जी। और यही इससे कई गुना ज्यादा हमारी हाई कोर्ट के अंदर केसेस ज़ेर इल्तवा है। तो क्या कोई और फार्मूला है हमारे पास कि हम उन्हें सियासी केसेस के बर्डन से निजात दिलाएं और वो उन केसेस को जल्दी निपटाने की तरफ कोई अच्छा कदम उठा सकें? कोई और तरीका बताते हैं तो वो ऐसे तरीके बताएंगे जो कि मैं समझता हूँ कि उनका कोई फायदा नहीं है। और हमारे यहाँ ये भी बने, जैसे शुरू में कहा ना, अगर यही तरमीम किसी एक जमात के दौर में हो जाए तो वो अच्छी है, और अगर उनकी अपनी हुकूमत ना हो कोई और वही काम करने लगे तो बुरा है। क्या ये तहरीक इंसाफ का अपना पहला मंशूर नहीं था कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो पार्लिमानी कमेटी के थ्रू हो? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मंशूर से दिए हुए मंशूर की तरदीद कर सकती है कि उन्होंने ये मंशूर नहीं दिया था? तो अगर दिया था तो आज उन्हें क्यों इतराज है कि अगर वही काम मौजूदा हुकूमत करने लगी है तो उन्हें इतराज हो गया है? तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा के वास्ते लोगों को गुमराह ना करें। कल इमरान खान साहब कोर्ट अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि जी ये जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जेल में कहते हैं कि मुझे मैंने अपना खाना लेके आना है, जेल का खाना अच्छा नहीं है। तो आज इमरान खान साहब को जो खाने मिल रहे हैं, सहूलतें मिल रही हैं, उस पर वो बात नहीं करते, उस पर वो बड़े खुश हैं। कल वो नवाज शरीफ का वहां पे जेल में एसी उतारने पर तुले हुए थे, टीवी बंद करने पर तुले हुए थे। आज उनको एसी भी है, टीवी भी है, 8 कमरे उनके ज़रिए इस्तेमाल है, बेहतरीन खुराकें हैं, देसी मुर्गे, देसी बकरे और वो भी देसी घी में बनी हुई खुराकें मिलती हैं। तो मैं उनके कारकुनों से सवाल करता हूँ कि आज वो अपने लीडर से क्यों नहीं पूछते? कल वो कहते थे कि जी जेल आपको भेजा इसलिए कि आपने गलत काम किया, आपको सजा मिलनी चाहिए और आपको ये सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए, आपको आम कैदियों वाली सहूलतें मिलनी चाहिए। आज क्यों नहीं वो आप उनके कारकुन उनसे पूछते? तो बात ये है कि ये बेसिकली मैं समझता हूँ माजरत के साथ ये मुनाफिकाना पॉलिसीज हैं, मुनाफिकाना बयानात हैं जिन्होंने हमें सियासी बुरानों में मुब्तला करके रखा हुआ। और इन्हीं मुनाफिकाना पॉलिसीज की वजह से और कारकुनों की खामोशियों की वजह से और अपने अपने कायदीन की बुराइयों को कबूल कर लेना और उन्हें कहना कि नहीं ये बुराई नहीं है, अच्छाई है, उनको डिफेंड करना और फिर हर अच्छे काम में बुराइयां ढूंढना या बुराइयां जबरदस्ती बनाना, ये हमें बहुत पीछे ले गया है। अब हमें उन चीज़ों से निकलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं गुमा पुत्रान करने का और आईनी तरमीम में कुछ जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव पहलू भी मारा पेश दाश्त और ये गोशक होता कि इंसाफ जो अमलियात तेज़ बीते सियासी केसेस आनी वजह से जैसे सुप्रीम कोर्ट ओवर ऑक्यूपाइड है और इंसाफ अमल जैसे स्लो है, इसे सबा अमेंडमेंट जैसे अलमी बुता और वक्त ज़रूरत बुता गोले चारू का मैं प्रोग्राम टाइम एदा बुता हालात मनावती होस्ट मोमल ज़ैनब अभी दी इजाज़त अल्लाह में आ रही।